देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले गौर कर लेते हैं आज के सेगमेंट्स पर। शुरुआत करेंगे फिक्र का जिक्र से, फिर होगा जानना जरूरी है और फिर फिक्रनामा, फिर उसके बाद फिक्र हेडलाइंस और फिर खबरें पॉजिटिव और अंत में जो है सो। सेगमेंट्स के बाद देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी खबरें कौन सी हैं। आज हम LAC पर चीन की पूरी साजिश की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि PLA को पीछे हटाना ड्रैगन का डर है या फिर हमारा भ्रम। हालांकि चीन का पीछे हटना पूरी तरह से भ्रम भी नहीं है और यह बताने के लिए आपको सुनाएंगे हिमालय पर हिंद की गगन गर्जना, ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट जो ड्रैगन के डर की वजह बनी। लेकिन चीन डरा भी है और अड़ा भी है। आपको पेंगोंग त्सो झील पर चीनी फरेब का पूरा मानचित्र दिखाएंगे और बताएंगे कि झील के पास तंबू गाड़ने की असल साजिश है क्या। तो साथ में यह भी बताएंगे कि चीन को कैसे लग रहा है धक्के पे धक्का। भारत के बाद पूरी दुनिया कर रही है डिजिटल स्ट्राइक। और फिर आज का फिक्रनामा, कैसे चीन के जाल में फंसा हुआ है नेपाल और सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं चीन की राजदूत। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिक्र की वो खबर जिससे समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA पीछे हटने लगी है। बीजिंग ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया और इसका सबूत भी सामने आ गया है। 1 से 28 जून 2020 की यह सैटेलाइट इमेज स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थ इंटेलिजेंस एजेंसी मैक्सार ने जारी की है और इसमें दिखाया गया है कि 28 जून को गलवान घाटी में 3 जगहों पर चीन की सेना जमी हुई थी। मैप 2 देखते हैं। 6 जुलाई 2020 उसी एजेंसी ने 6 जुलाई की भी यह तस्वीर जारी की है जिसमें साफ दिख रहा है कि गलवान घाटी छोड़कर चीन की सेना वापस जा चुकी है। लेकिन हद तो यह हो गई कि PLA के वापस लौटने के बाद भारतीय सेना को मौके पर चीन के सर्विलांस कैमरे मिले, जिन कैमरों से चीन की सेना भारतीय जवानों पर 24 घंटे नजर रख रही थी। यानी चीन का एक छल एक दिन के अंदर ही बाहर आ गया। एक बार फिर चीन का भरोसा टूटा, बल्कि चीन से भरोसा टूटा। फिलहाल पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग और गोगरा से भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चीन का दावा है कि वो कुछ दिनों में इन 2 पोस्ट से भी अपनी सेना वापस बुला लेगा। यहीं पर यह बात समझना जरूरी हो जाती है कि चीन के पीछे हटने के पीछे उसका डर है या उसका भ्रम, क्योंकि 62 में भी चीन गलवान से पीठ दिखाकर पीछे हटा था और ठीक 3 महीने बाद उसने आक्रमण किया था। 1962 के युद्ध के उस धोखे को आज याद करके हिंदुस्तान का खून खौल उठता है। इन 2 तस्वीरों के बीच 58 साल का फर्क हो सकता है, लेकिन जगह, जमीन और जंग के हालात एक जैसे हैं। वो साल था 1962। 1962 में भी गलवान घाटी खबरों में थी। उस वक्त भी चीनी सैनिक घाटी में घुस आए थे और अब भी गलवान खबरों में है। 1962 में भी जुलाई के महीने में वही खबर सभी अखबारों की सुर्खियां बनी थी जो आज भी बनी है। उन्नीस में 15 जुलाई को सभी समाचार पत्रों में गलवान को लेकर ही प्रमुख खबर थी। उस दिन की एक हेडलाइन थी, चाइनीज ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। मतलब चीन की सेना गलवान पोस्ट से पीछे हटी और ये चीन के खिलाफ उस समय भारत की बड़ी कामयाबी थी। तब इसे भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत कहा गया। ठीक ऐसी ही कामयाबी भारतीय सेना को सोमवार को मिली जब चीनी सेना LAC पर कई जगह पीछे हटने को तैयार हो गई। दरअसल 6 जून की बैठक में चीनी सेना ने टेबल पे तो ये बात मान ली थी कि वो पीछे हटेगी, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गई। यही वजह है कि जब अब LAC पर चीनी सेना पीछे हट गई है तब भी लोगों को चीन पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर 15 जुलाई 1962 के खबरों की कतरनें वायरल हो रही हैं और भारत सरकार को 1962 वाली चीनी चाल की याद दिलाई जा रही है।
दुश्मन अपने हथियारों को बताता है कि मैंने कहाँ रखे हैं, बताता है कि मैंने कहाँ डिप्लॉयमेंट किया है। जो जानबूझ के इसे बता रहा है बजाय छुपाने के, निश्चित है कि वो केवल दिखावे के लिए, छलावे के लिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। आज 1962 और 2020 की तुलना क्यों की जा रही है? क्यों सरकार को चीन से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है? इसे हाल की घटना से जोड़ते हुए सिलसिलेवार समझिए। 1962 से पहले चीन ने पूरे अक्साई चीन पर अपना दावा जताया और फिर चीन ने अपना वेस्टर्न हाईवे बनाना शुरू किया था। चीन ने इसी बीच गलवान में भी अतिक्रमण शुरू किया। उस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं होती थी, लेकिन 1962 में गर्मी के मौसम में भारत ने गलवान घाटी को मजबूत किया और ऊपरी इलाकों में गोरखा रेजिमेंट की तैनाती की। 6 जुलाई को एक चीनी सैन्य पलटन ने गोरखाओं को इलाके में घुसते हुए देखा और अपने मुख्यालय में सूचना दी। 4 दिन बाद 300 चीनी सैनिकों ने 1/8 गोरखा रेजिमेंट को घेर लिया था। लेकिन 15 जुलाई 1962 को समाचार पत्रों की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी सैनिक गलवान पोस्ट से 200 मीटर पीछे चले गए। लेकिन चीनी सैनिकों की ये वापसी कम समय के लिए थी और चीनी फिर उस जगह लौट आए थे। अगले 3 महीने में जब भारत और चीन के बीच विरोध पत्र का लेन देन हो रहा था, उसी समय नाइक सूबेदार जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखाओं ने गलवान वैली के अंदर अपनी मजबूती बना ली और उसे कैप्चर कर लिया। और यही वजह थी कि इतिहास में एक नई इबारत भी लिखी गई। अक्टूबर की शुरुआत में सर्दियों में तापमान 0 से भी कम पहुंच गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोरखाओं को हटाने और मेजर एसएस हसनबीज के कमांड में 5 जाट अल्फा कंपनी को भेजने का फैसला किया। MI-4 हेलीकॉप्टरों ने 4 अक्टूबर से शॉर्टी यानी छोटी उड़ानें शुरू कर दी और अगले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो गई। मतलब भारत आश्वस्त हो गया था कि चीन अब गलवान से दूर जा चुका है। तभी 20 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने गलवान पोस्ट पर आक्रमण किया। पूरी पोस्ट में आग लगा दी, जिसमें 36 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और उसी दिन 1962 का युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था। मतलब 15 जुलाई 1962 को अखबारों में यह खबर छपी थी कि चीन गलवान से पीछे हटा, लेकिन 97 दिन बाद उसने युद्ध छेड़ दिया। अब 58 साल बाद एक बार फिर अखबारों में ये रिपोर्ट छपी है कि चीन गलवान से करीब 2 किलोमीटर पीछे जा चुका है, लेकिन चीन के चरित्र पर किसी को एतबार नहीं हो रहा। आपने देखा कि सोशल मीडिया में अभी के हालात की तुलना 1962 से की जा रही है, लेकिन अब पानी बहुत आगे बह चुका है। ये 1962 नहीं, 2020 का भारत है। नेतृत्व मोदी का है और चीन को संदेश खड़ा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार गलवान से पीछे हटी चीन के लिए हालात जुदा क्यों हैं। दरअसल 15 जून में गलवान की घटना के बाद भारत ने चीन को 3 मोर्चों पर घेरना शुरू किया। यह है सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक मोर्चाबंदी। भारत ने इसी चक्रव्यूह में इस बार चीन को फंसाया और चीन के सामने गलवान के पांव खींचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सामरिक मोर्चाबंदी करके भारत ने आमने सामने के सैन्य संघर्ष के लिए तैयार होने का 2 टूक संदेश दिया। LAC पर चीन ने सैनिक बढ़ाए तो भारत ने भारी संख्या में सेना और अत्याधुनिक हथियार तैनात किए। भारतीय वायुसेना ने भी LAC पर तैयारियां तेज की और नियमित उड़ान भरकर चीन पर दबाव बनाया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन को घेरा। पीएम मोदी ने अचानक लेह का दौरा कर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया, सीमा से चीन को सख्त संदेश दिया। अब बात कूटनीतिक मोर्चे की, और यहां पर भी भारत ने चीन को चित किया है। अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका ने यूरोप से काफी सेना हटाकर चीन की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा। चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का भी अमेरिका समेत कई देशों ने खुलकर समर्थन किया। विश्व बिरादरी के अहम देश फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी भारत के समर्थन में उतर आए। चीन के पड़ोसी देश वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस पहले से ही उसकी हरकतों से परेशान थे। भारत की कूटनीतिक
जीत का यही असर है कि पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ कोई देश नहीं है, वो अलग थलग पड़ गया है। तीसरा, आर्थिक मोर्चेबंदी की अगर बात करें, जिससे भारत ने चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भारत ने हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर एमएसएमई सेक्टर में चीन की कंपनियों का रास्ता बंद कर दिया। 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने चीन को सबसे बड़ा झटका दिया। एफडीआई यानी विदेशी निवेश के जरिए भारतीय कंपनियों में चीन की हिस्सेदारी रोकने के लिए भारत पहले ही कदम उठा चुका है। टेलीकॉम और बिजली सेक्टर में चीन से उत्पादन बंद कर भारत ने झटका और करारा दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रोजेक्ट्स के अलावा देश में व्यापारी और उपभोक्ता भी चीन के विरोध में खड़े हैं। मतलब भारत ने साफ मैसेज दिया है कि अगर चीन जंग करेगा तो उसे और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके बाद चीनी सैनिकों को गलवान में 14 पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हटना पड़ा। इसीलिए सिर्फ भ्रम नहीं है, हमारा भ्रम नहीं है कि चीन पीछे हट रहा है, चीन का डर है जिसने उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। चीन के डर की बल्कि कई वाजिब वजह हैं, जिनमें से एक वजह बताने के लिए हम आपको एलएसी पर ले चलते हैं। पहली बार TV9 भारतवर्ष उस मोर्चे पर पहुंचा है जहां अभी तक कोई नहीं जा सका है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सीधे रिपोर्टिंग मेरे सहयोगी सुमित की। चीन के मोर्चे पर बुलंद भारत की नींव रखने वाला ये फॉरवर्ड एयरबेस, जहां तनाव के बीच सबसे पहले पहुंचा TV9 भारतवर्ष। आज देखिए इस फॉरवर्ड एयरबेस से वो रिपोर्ट जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की वो गगन गर्जना है जिसके आगे चीन को भी पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। हमारे सामने साबित हुई, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि इस जगह से ही हम आज आपको वो ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे या फिर वो पिक्चर दिखाएंगे जिसको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के परचम को या फिर उसके गेम चेंजर चीजों को चीन झुकने को मजबूर हो गया। चीन से जारी तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष सबसे पहले एलएसी के फॉरवर्ड एयरबेस पहुंचा, और इसलिए पहुंचा ताकि दुनिया जान सके कि आज चीन हिंदुस्तान के सामने सहमा हुआ क्यों दिख रहा है। और फिर जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो भविष्य में किसी भी दुश्मन को अलर्ट करने के सबूत। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हम जब इस लोकेशन पे खड़े हैं तो आज ये रिपोर्ट देखने के बाद पूरा भारत ये जानेगा कि कैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स यहाँ डोमिनेट करते हैं। ना सिर्फ हमारी इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे सर्विलेंस के लिए, बल्कि आप कह सकते हैं कि हमारी चीज़ों को फॉरवर्ड लोकेशन पे उसको मोबिलाइज करने के लिए हमारी वायुसेना यहाँ पर पूरी तरीके से सक्षम है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है 2020 का। गर्व की अनुभूति कराने वाली ये पंक्तियां आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन इन पंक्तियों से गर्व कराने वाली सच्चाई है यही फॉरवर्ड एयरबेस। जिसके बनने के बाद देश चीन के मोर्चे पर सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। इसका फायदा ये हुआ कि अब फॉरवर्ड लोकेशन पर न तो सैनिकों के पास रसद की कमी है, न ही चीन में तबाही मचाने वाले गोला बारूद की। लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन भी चीन की सीमा पर तैनात है। इसके अलावा फॉरवर्ड एयरबेस से सैनिकों को बेहद कम समय में मदद मिल रही है। चीन की सीमा पर फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। कैरियर एयरक्राफ्ट की मदद से गोला बारूद और हथियार पहुंच रहे हैं। अब चीन के मोर्चे पर हिंदुस्तान के आसमान का सुपर दम देखिए, जिसे देखकर चीन को उल्टे पांव भागने को मजबूर होना पड़ा। फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरे महाशक्तिशाली गुड्स कैरियर एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे देखकर चीनी सेना के होश उड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि इस महाबली के फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरने का मतलब है भारतीय सेना को भरपूर साजो सामान मिलना। C-17 ग्लोबमास्टर मुश्किल से मुश्किल एयरबेस पर उतर सकता है। इससे एक बार में 70 टन वजन ढोया जा सकता है। एक साथ 150 जवान और 3 हेलीकॉप्टर ला सकता है। और ये स्काई लॉर्ड्स का महायोद्धा अब चीन के मुहाने पर उसके काल का सामान लेकर आया है। मतलब चीन ने अगर कोई भी हरकत की तो उसे फिर से सबक सिखाया जाएगा। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो
तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको थोड़ा पूरा नज़ारा दिखाए। C-17 आप देख पा रहे होंगे और ये अब यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लैंड करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कई सौ टन चीज़ें ये लेकर लैंड कर सकता है यहाँ पर। ये टैक्टिकल आप कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा मजबूती है ये वही है। ये नज़ारा एक मैं फिर आप कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे और आपका दिल देखकर सच में आपको खुशी होगी कि हमारी वायुसेना उस तरीके से काम करती है। आप देख पा रहे होंगे और ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी क्षमता है। चीन के खिलाफ तैयारी की दूसरी तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान में मौजूद सबसे उन्नत फाइटर जेट सुखोई 30 की, जिसका स्क्वाड्रन पूरी तरह तैयार है। इसी फॉरवर्ड एयरबेस पर टचडाउन के बाद ये लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। एयरक्राफ्ट को टचडाउन करने की जरूरत क्या पड़ती है, या फिर यहाँ पर हम अपनी एयर डोमिनेंस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि चीन को यह भी बताना है कि हम पिछले 1962 के भारत नहीं है। और Su-30 या फिर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ फॉरवर्ड लोकेशंस में लगातार बने हुए हैं। और यही वजह है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीन को जब हम चेतावनी देने की कोशिश करते हैं तो ये तस्वीरें उसके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी सॉर्टी आपको दिखाई दे रही होगी Su-30 की, और ये देखिए कि एक लगातार हर मिनट यहाँ पे, हर कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर इसी तरीके की सॉर्टी होती है। जो मतलब हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है, चीन इसी तैयारी से डरा है। एयरबेस पर शक्तिशाली हेलीकॉप्टर चिनूक भी दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए तैनात है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी सघन अभियान चला रही है। चीन की सीमा के पास फॉरवर्ड एयरबेस पर MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपाचे हेलीकॉप्टर की पेट्रोलिंग भी देखी गई, जिसकी धमक सीमा पार तक सुनाई दी जा रही है। LAC पर रात के अंधेरे में अपाचे की इस उड़ान ने रेड आर्मी की धड़कनें बढ़ा दी। इस योद्धा की दहला देने वाली आवाज ने चीन की नींद उड़ा दी। चीन की तैयारी के जवाब में लद्दाख में लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की फ्लीट तैनात की गई। फ्लीट में शामिल सभी अपाचे हेलीकॉप्टर 24 घंटे स्टैंड बाय मोड पर हैं। आपको बता दें कि चीन के चैलेंज को मात देने के लिए भारत ने किस तरह आनन फानन में पूर्वी लद्दाख में 5 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के लिए अधिसूचित अनिवार्य क्वारंटीन नियमों से बोइंग ठेकेदारों को छूट दी और छूट मिलते ही टीम ने उन 5 हेलीकॉप्टरों को इकट्ठा किया जिन्हें भारत भेजा गया था। उन्हें असेंबल करने के बाद उड़ान परीक्षण किया गया और देखते ही देखते 5 अपाचे पठानकोट एयरबेस पर पहुंच गए। अब फॉरवर्ड एयरबेस पर अपाचे की मौजूदगी से हिंद के वीरों का हौसला बुलंद है और ड्रैगन की लाल सेना का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि अपाचे की तैनाती का मतलब साफ है। चीन को सीधा संदेश है कि अगर अब कोई छल किया तो आसमान से बम बरसेगा। चीन के इसी डर ने उसे अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर किया है। The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake entire spectrum of operations in any environment with the help of modern platforms and motivated personnel. अब LAC पर तैनात हिंदुस्तान की शक्ति अपाचे की ताकत पहचानिए। अपाचे दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें 30 mm की 2 गन हैं जो 1200 राउंड फायर करती हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर 80 रॉकेट्स कैरी कर सकता है। इसमें रात में टारगेट पहचानने वाली हेल फायर मिसाइल भी है। यानी जिस अपाचे हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट इस वक्त लद्दाख में लगी सीमा पर तैनात है, वो अकेली ही रेड आर्मी को तबाह कर सकती है, क्योंकि अपाचे हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। न सिर्फ जमीन बल्कि हवा में दुश्मनों पर हमला कर सकता है। कम ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच भी उड़ान भर सकता है। अपाचे की एडवांस टेक्नोलॉजी उसे रडार की पकड़ से बचाती है। इसका एयरफ्रेम इसे बैलिस्टिक हमले से भी सुरक्षित रखता है। और इस हेलीकॉप्टर का कमाल पूरी दुनिया अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में देख चुकी है। इसकी स्ट्राइकिंग कैपेसिटी इसकी खूबियों से भी दोगुनी है। इसलिए लद्दाख से लगे मोर्चे पर अपाचे से चीन में खलबली मची है।
गलवान की लड़ाई में भारत की वायु शक्ति गेम चेंजर साबित हो रही है और जिस रफ्तार से भारतीय सेनाएं रिएक्ट कर रही हैं उसने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन एक बार फिर उसी सवाल की ओर लौटते हैं जिसमें चीन की बेचैनी छिपी है। पैंगोंग लेक को हड़पने की साजिश छिपी है और जो साजिश कहती है कि 62 की तरह चीन एक बार फिर पलट सकता है। और ऐसा क्यों हो सकता है, यह समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दिनेश गौतम के पास। ये देखिए, इस नक्शे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है G219 जो असल में चीन ने बनाया था जिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी पहले से ही नीयत में ये था कि भारत का ये हिस्सा जो है उसको हड़पना है। और इसीलिए क्योंकि इस G219 का एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन से होकर गुजरता था, इसलिए उसने अक्साई चीन को 1962 की लड़ाई में अपने कब्जे में ले लिया था। ये G219 इसका सामरिक महत्व, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जिनजियांग से ये पलक झपकते ही वहां से गाड़ियां रवाना हो सकती हैं, टैंक्स रवाना हो सकते हैं, वॉर रिजर्व्स रवाना हो सकते हैं जो यहां आकर इकट्ठे किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इनको आगे फॉरवर्ड पोस्ट्स में भेजा जा सकता है। लेकिन उन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजने के लिए क्या अरेंजमेंट किए हैं ये देखना है। अगर आपको तो समझना पड़ेगा पैंगोंग और पैंगोंग से लगी हुई एक और झील स्पेंगर, उसको आइए देखते हैं कहां पर है पैंगोंग और कहां पर है स्पेंगर। पैंगोंग त्सो झील कई बार आप देख चुके हैं। ये है पैंगोंग त्सो जो करीब 140 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। 5 किलोमीटर का पार्ट यहां पर है जहां सबसे चौड़ा है और उसी के नीचे आप देख रहे हैं स्पेंगर। स्पेंगर लेक जो है, स्पेंगर लेक बहुत लंबी नहीं है लेकिन करीब 20 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। पैंगोंग और स्पेंगर दोनों से ही चीन ने रोडें निकाली हैं जो किनारे किनारे झील के बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेते हुए, और यहाँ कदरन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ रिवर बेड शुरू हो जाते हैं, रिवर वैली शुरू हो जाती है, तो यहाँ जो पैंगोंग के पास में जो सर्पाकार आपको दिखाई दे रही है रोड, वो आगे जाने के बाद थोड़ा सा यहां पर फ्लैट होनी शुरू होती है। उतनी ज्यादा मोड़ उसमें हेयर पिन बेंड्स नहीं रह जाते हैं जितने वहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आने के बाद थोड़ा सा प्लेन होती है और उसके बाद ये जाकर देखिए यहां पर जुड़ जाती है। इधर से ये दो भागों में डाइवर्ट होती है पैंगोंग और स्पेंगर से आने वाली ये जो रोड है और ये मिल जाती है G219 पर। अब G219 में जो उन्होंने वॉर रिजर्व्स रखे हुए हैं वो पहुंचाए जा सकते हैं बहुत तेजी के साथ इन रोडों के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट पे। साथ में एक अरेंजमेंट उन्होंने और किया है, वो अरेंजमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगली स्लाइड लाइए प्लीज। ये है वो अरेंजमेंट। उन्होंने स्पेंगर और पैंगोंग के बीच में जो करीब 13 किलोमीटर का फासला है उसको भी रोड के जरिए जोड़ दिया है। ये 13 किलोमीटर का फासला एक पहाड़ी से होकर गुजरता है। ये देखिए, ये स्पेंगर के पास से निकलती हुई सड़क यहां से आती है, यहां पर जाने के बाद ये हिल टॉप पर पहुंचती है, बीच में करीब 700 मीटर का एक पहाड़ है और उसके बाद ये जाकर यहां पर जुड़ जाती है पैंगोंग के साथ। तो ये इसका सामरिक महत्व क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हिल टॉप में 700 मीटर की ऊंचाई पर, पहले ये करीब समुद्री सतह से जो पैंगोंग त्सो और स्पेंगर की जो सतह है वो करीब 4.5 से 5 किलोमीटर है और उसके बाद 700 मीटर और ऊपर, करीब 1 किलोमीटर और ऊपर यहां पर उन्होंने पोस्ट बनाई हुई है। एक ऐसी पोस्ट जो गोपनीय पोस्ट है और जिसके जरिए वो चुशुल, हिंदुस्तान में चुशुल की तरफ और चुशुल और लेह की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उस पर निगाहें रखते हैं और इस निगरानी के जरिए वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ क्या गतिविधियां चल रही हैं। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैंगोंग त्सो लेक हड़प कर चीन अपनी सड़कों का एक कुचक्र पूरा करना चाहता है। कुचक्र इसलिए कि वो इन्हीं सड़कों से एशिया का दादा बनना चाहता है, लेकिन कोरोना फैलाकर हीरोगिरी दिखाने चले चीन को भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि ये पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया। अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत सभी चाइनीज ऐप बैन करने की तैयारी में है, जिस पर खींच उतारते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि वॉशिंगटन ने विश्व शक्तियों के बीच सहयोग के सारे रिश्ते बर्बाद कर दिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी अब भारत की तरह चीन को वहां चोट पहुंचाने जा रहा है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। अब अमेरिका में भी चाइनीज ऐप टिकटॉक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत का साथ देते हुए अमेरिका ने चीन के खिलाफ डिजिटल मोर्चा भी खोल दिया है और ये ऐलान जंग किया है अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने।
जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका निश्चित रूप से टिकटॉक समेत चाइनीज सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका का ये कदम चीन को बहुत चुभेगा, बहुत दर्द देगा, क्योंकि अमेरिका में टिकटॉक के करीब 4.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। हालांकि अमेरिका में टिकटॉक के डाउनलोड की संख्या ज्यादा है। अमेरिका में 16.5 करोड़ डाउनलोड के साथ टिकटॉक ने पिछले साल 650 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब ये कि अमेरिका चीन को एक और बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में है। भारत और चीन में तनाव के बीच अमेरिका चीन को हर दिन नए नए मोर्चे पर घेर रहा है और चीन को दो टूक कह दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिकी सेना भारत का साथ देगी। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने एक इंटरव्यू में चीन को हद में रहने का संदेश दिया। बताया कि चीन की मनमानी अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अमेरिकी सेना भारत और चीन के बीच या कहीं और भी संघर्ष में मजबूती से खड़ी रहेगी। हमारा संदेश बिल्कुल साफ है, ये चाहे इस क्षेत्र की बात हो या दुनिया में कहीं और। ऐसा नहीं होगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद हम दूर खड़े होकर हालात को चीन या किसी और के हाथ में जाने दें। मार्क मीडोज ने ये बात साउथ चाइना सी में न्यूक्लियर पावर से लैस अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को लेकर बातचीत के दौरान कही थी। यूएसएस निमिज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में डुअल करियर ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब एक साथ मिलकर दुश्मन पर स्ट्राइक करने की तैयारियां जांच रहे हैं, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। इस पहली तस्वीर को देखिए, किस तरह नीले समंदर में अमेरिका का जंगी बेड़ा चीन को चुनौती दे रहा है। इस दूसरी तस्वीर को देखिए, किस तरह 1-2 नहीं बल्कि 20 फाइटर जेट्स साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इस इलाके में चीन अपनी धौंस जमाता रहता है। उस इलाके में अमेरिका के जंगी जहाज की धमक ने ड्रैगन को डरा दिया है। अमेरिकी नेवी का दम देखकर चीन का दम निकल गया है। क्यों, जरा वो भी समझ लीजिए। यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमिज दोनों ही मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु क्षमता से लैस हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन 60 से ज्यादा और यूएसएस निमिज 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चलता है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन में 5000 से ज्यादा और यूएसएस निमिज में 6000 से ज्यादा नेवी के कमांडो मौजूद रहते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका लगातार चीन की घेराबंदी करता जा रहा है। दुनिया के कई मुल्क चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लिहाजा अब चीन के पास एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि चीन चालबाजी और दादागिरी से बाज आ जाए, क्योंकि अगर चीन ने टेढ़ी चाल नहीं छोड़ी तो दुनिया चीन को नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं है कि चीन नहीं समझ रहा है कि अब उसकी दादागिरी का दी एंड होने वाला है। बखूबी समझता है, लेकिन चीन तो चीन है। अपने दो मुंहे चरित्र को भला कैसे छोड़ सकता है। और ये एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है। टिकटॉक पर भारत में बैन लगाने को लेकर चीन छाती पीट रहा है, लेकिन वो टिकटॉक चीन में अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। और अब चीन के चलते हांगकांग से भी टिकटॉक ने बोरिया बिस्तर समेट लिया। हाल ही में हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास करने के बाद जिनपिंग सरकार ने वहां भी वैसी ही मनमानी शुरू कर दी जैसा वो चीन में करता है। कानून के मुताबिक हांगकांग में सारी टेक कंपनियों को यूजर्स का डेटा सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से टिकटॉक ने हांगकांग में काम बंद करने का ऐलान किया है। ट्विटर और फेसबुक ने भी यूजर्स का डेटा साझा करने से इनकार कर दिया। कोरोना काल में भी चीन का विस्तारवाद जारी है और उसके इस विस्तारवाद की चपेट में नेपाल पूरी तरह से फंस चुका है। नेपाल का नक्शा विवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली सांसद सरिता गिरी को वहां की जनता समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और कल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें पीएम केपी ओली की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि समिति के 40 में से 30 से ज्यादा सदस्य ओली का इस्तीफा चाहते हैं। लेकिन काठमांडू का पूरा कंट्रोल चीन की राजदूत ने अपने हाथ में ले रखा है और चीन परस्त ओली को बचाने के लिए चीन ने पूरा जोर लगा दिया। देखिए फिक्रनामा। ये है नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संकट मोचक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रतिनिधि आजकल नेपाल की राजनीति और भारत विरोधी साजिश में यांग की केंद्र में हैं, काठमांडू की सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में हैं। इस ब्यूटी क्वीन की साजिश को इसी से समझ सकते हैं कि 2018 में यांग की को जिनपिंग ने नेपाल में चीन की राजदूत बनाकर भेजा और उसके बाद ही नेपाल भारत से दूर और चीन के करीब होता चला गया। यांग की 1996 से चीन के विदेश विभाग में काम कर रही हैं और दक्षिण एशिया मामलों में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर रह चुकी हैं। नेपाल से पहले यांग की पाकिस्तान में चीनी दूतावास में तैनात थीं। फिलहाल चीन की राजदूत यांग की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाने में लगी हैं। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के खिलाफ रोष बढ़ने के बाद वो बैठक दर बैठक कर रही हैं। रविवार शाम को यांग की ओली के धुर विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड के समर्थक नेता माधव नेपाल से उनके घर पर मिली। फिर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मिली, लेकिन पीएम ओली पर मंडराता खतरा अभी टला नहीं है। आजकल हम नेपाल में चीन का बहुत पलड़ा भारी देख रहे हैं। उनकी राजदूत काफी इधर उधर लोगों से मिल रही है और चीन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से केपी शर्मा ओली जी की सरकार बचे और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकत्रित रहे। चीनी राजदूत हो यांग की 2 महीने पहले मई में भी ओली की कुर्सी बचा चुकी हैं, लेकिन इस बार ओली के विरोधियों ने तेवर कड़े कर लिए हैं। चीनी राजदूत के नेपाल के राष्ट्रपति से मिलने पर भी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि राष्ट्रपति भंडारी से मिलने के लिए चीनी राजदूत ने नेपाल के विदेश मंत्रालय तक को किनारे कर दिया। माधव नेपाल और कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता इस बात से नाराज हैं। नेपाल के आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत की दखलंदाजी पर बवाल मच गया है। विवाद 9 जून 2020 को नेपाल और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच हुई वर्चुअल बैठक पर भी बढ़ गया है। सत्ताधारी दल के साथ विपक्ष के नेता भी इस बैठक के समय पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम ओली की आलोचना और तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं का आरोप है कि उन्हें पहले से इस बैठक के बारे में बताया ही नहीं गया था। एक नेता ने कहा, भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन के साथ बैठक का फैसला सरासर गलत है। कई नेताओं ने सरकार की मंशा और गोपनीयता पर सवाल उठाए। नेपाल के विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बैठक कर पीएम ओली की विदेश नीति की घोर आलोचना की है। अहम बात यह है कि ओली सरकार बनाने की संभावना टटोलने के लिए कुछ दिन पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से मिले थे। अब शेर बहादुर देउबा की अगुवाई में विपक्षी दलों ने पीएम ओली के खिलाफ और अधिक दबाव बना दिया है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, चीन के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दूसरे कम्युनिस्ट पार्टीज को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करती है। चीन के बहुत ज्यादा पास जाने के लिए नेपाल में अंदर से ही, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी क्यों ना हो, अंदर से ही लोग पूछते हैं कि ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें भारत के साथ हमेशा संतुलन रखना चाहिए। नेपाल की राजनीतिक गतिविधियों पर भारत की नजर बनी है। बैकडोर चैनल के जरिए भारत नेपाल रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में चीनी कूटनीति को काम करने के लिए डोभाल डिप्लोमेसी भी जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नजर चीन के साथ नेपाल के घटनाक्रम पर भी बनी हुई है। और आपको बता दें, धोखेबाज चीन की चालबाजी से भारतीय सेना अलर्ट है। अब बात करते हैं फिक्र हेडलाइंस की। धोखेबाज चीन की चालबाजी से भारतीय सेना अलर्ट। लद्दाख फायरिंग रेंज में सेना का अभ्यास। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक तैनात। C-17 भी मैदान में। चीन के साथ जारी तनाव के बीच बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण तेज। अब पल भर में सीमा पर पहुंचेगी फौज। बीआरओ अधिकारियों को रक्षा मंत्री ने कार्य तेज करने के दिए निर्देश। चीन में प्रताड़ित उइगरों का मामला पहुंचा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सालों से शोषण कर रहे चीन से हो सकती है पूछताछ। नेपाल की राजनीति में चीन की अवैध घुसपैठ। ओली की कुर्सी बचाने के लिए चीनी राजदूत की नेताओं से मुलाकात। नेपाल के नए नक्शे पर
सवाल उठाने वाली सांसद सरिता गिरी को उनकी पार्टी से किया गया बाहर। आईएसआई ने भारत में बड़ी घुसपैठ की रची साजिश। मौका मिलते ही आतंकियों को घुसने का दिया फरमान। मुजफ्फराबाद में हुई आतंकी संगठनों की बैठक, हाफिज सईद भी रहा मौजूद। 4 दिन से फरार गैंगस्टर विकास की मिली लोकेशन। फरीदाबाद के होटल में पुलिस की छापेमारी, 2 लोगों को पकड़ कर ले गई पुलिस। यूपी, राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने मारा छापा। सुशांत सिंह केस में पुलिस की जांच तेज। बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज से सुराग ढूंढने की कोशिश, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। कल भंसाली से 3 घंटे चली पूछताछ। बिहार के मुख्यमंत्री आवास में कोरोना वायरस की दस्तक। नीतीश कुमार की भतीजी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम आवास में खुला वेंटिलेटर अस्पताल। 6 डॉक्टर और 3 नर्स नियुक्त। विपक्ष ने उठाए सवाल। गुजरात में बारिश से हाल बेहाल। जामनगर में रणजीत सागर डैम ओवरफ्लो। सौराष्ट्र और अहमदाबाद में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच मौका देखते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश रच रहा है। इस बार कमान संभाली है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश सामने आई है। भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती में आतंक के आकाओं ने खौफनाक प्लान तैयार किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके के रास्ते कश्मीर में खूंखार आतंकियों की बड़ी घुसपैठ कराने की साजिश रची है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद खुफिया जानकारी के मुताबिक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाल ही में सभी आतंकी संगठनों की एक बैठक बुलाई। ये मीटिंग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद क्लब यानी आरएमसी में हुई। आईएसआई की अगुवाई में हुई बैठक में आतंकी संगठनों की तरफ से लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद समेत हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के कमांडर भी शामिल हुए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन की इस बैठक में लश्कर चीफ हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह खालिद, लश्कर ऑपरेशन कमांडर अबू शहजाद आफरीदी, डिप्टी कमांडर सईद शमसीर खान बुखारी, हिजबुल डिप्टी कमांडर अब्दुल रौफ अजहर और जैश कमांडर फैजल उर रहमान जैसे खतरनाक आतंकी शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद था हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआई की नापाक साजिश को अंजाम देना, कश्मीर के मसले को गरमाकर बॉर्डर पर तनाव पैदा करना। आईएसआई ने इस मीटिंग में पीओके में लॉन्च पैड पर मौजूद सभी तंजीमों के करीब 300 आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का आदेश दिया है और घुसपैठ के लिए रास्ता तलाशने का जिम्मा बॉर्डर पर मौजूद हर तंजीम के डिप्टी कमांडर को दिया गया है। इस खुफिया इनपुट के बाद कश्मीर में सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां आतंकी गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही हैं। और अब कुछ पॉजिटिव खबरें। गुणों से भरपूर माना जाने वाला नारियल कोविड-19 के बीच एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा हो रही है कि क्या ये कोरोना से लड़ने में भी फायदेमंद है। जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस में एक रिव्यू में लिखा गया है कि नारियल का तेल 4000 सालों से आयुर्वेदिक दवा माना गया है और जब इसे खाया जाता है या शरीर पर लगाया जाता है तो नारियल से ल्यूक्रिक एसिड पैदा होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी तीनों से लड़ता है। स्टडी में माना गया है कि शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि केरल के लोग कोरोना से लड़ने में ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। दवा बनाने वाली कंपनी माइलिन ने इसी महीने रेमडेसिविर दवा का इंडिजिनस वर्जन लॉन्च करने वाली है। गिलियड साइंसेज इंक के नाम से कोविड-19 के इलाज के लिए 100 मिलीग्राम की शीशी बाजार में आने वाली है जिसकी कीमत 4,800 रुपए होगी। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत के लिए अच्छी खबर है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने माइलिन के रेमडेसिविर के भारतीय संस्करण को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने अगले साल के लिए सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान किया है।
बोर्ड ने इस संबंध में ट्विटर पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले के बाद NCERT के कोर्स बढ़ाने वाले 22 राज्यों में अगले सत्र से 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी की जा सकती है। इसके लिए NCERT और CBSE बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया है। 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने का देसी ऐप्स को बम्पर फायदा मिलने लगा है। टिकटॉक की जगह चिंगारी और धक-धक को यूजर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जबकि कैम स्कैनर की जगह स्कैन करो ऐप और शेलेट की जगह शेयर चैट जैसे ऐप्स तेजी से पॉपुलर होने लगे हैं। चीन के बहिष्कार की बातें उठने के बाद इंटरनेट सर्च डेटा दिखाता है कि यूजर्स अब केवल इंडियन ऐप से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय डेवलपर्स के लिए ढेरों मौके देखने लगे हैं और वो अपनी जगह आसानी से बना सकते हैं। और अब देखते हैं जो है सो है। चीन ने भरोसे का वो भरता बनाया है कि अब तो आने वाले वक्त में चीन के साथ हाथ मिलाने वाला अपनी उंगलियां गिन कर देखेगा जगह पर है कि नहीं। यही वजह है कि इस बार चीन के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा नजर आ रहा है, उससे लगता है कि लोग चीन के मामले में छाछ को फूंक कर भी नहीं पिएंगे, बल्कि सियाचिन ग्लेशियर में ले जाकर उसकी कुल्फी जमाकर शायद खाएं। जासूस चाइनीज एप्लीकेशन बैन होने से चीन को उस जगह चोट लगी है कि वो ना दिखा सकता न छिपा सकता। हालांकि विड्रॉल सिम्टम हम में से कईयों को हो रहे हैं। पबजी बंद होने से वर्चुअल बैटल बंद हुई तो रियल फाइट का रिस्क बढ़ गया है। टिकटॉक बंद होने से मुर्गे के पंखों की तरह बाल रंगवाने वाले युवाओं में मातम का माहौल है और उनको नौकरी जाने जैसा डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन सबको पता है कि क्रिएटिविटी की उनमें छिपी चिंगारी जल्द ही उनको फिर से आत्मनिर्भर बना डालेगी। बाकी तो जो है सो है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.